नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी में 5वें चरण का मतदान जारी है। 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे। इस बीच में तमाम अपडेट हम भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। अमेठी में ईवीएम खराब होने की शिकायत सामने आई है। बूथ संख्या 300 की ईवीएम खराब होने की शिकायत सामने आई। गौरीगंज में 62, 26 और 136 बूथ पर भी जो है परेशानी सामने आई है। ईवीएम की वजह से मतदान बाधित हुआ। वोट न देने से मतदाता नाराज नजर आए हैं। अमेठी में ईवीएम खराब होने की शिकायत सामने आई। बूथ संख्या 300 की ईवीएम खराब। तो वहीं गौरीगंज में 62, 26, 136 नंबर बूथ पर भी ईवीएम खराब हुई है। ईवीएम खराब होने की वजह से वहां पर मतदाताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वोट ना दे पाने की वजह से मतदाताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको मतदान से जुड़ी हुई बता रहे हैं। तमाम अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच में अमेठी में ईवीएम खराब होने की वजह से जो है मतदाताओं में भारी रोष है, क्योंकि वहां पर ईवीएम खराब हुई, उसकी वजह से मतदान बाधित हुआ। अमेठी की से ये बड़ी खबर, बूथ संख्या 300 पर ईवीएम की खराबी की खबर सामने आई। वही गौरीगंज के 62, 26, 136 नंबर बूथ पर भी ईवीएम के खराब होने की खबर सामने आई। ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। वोट न देने से जो मतदाता हैं उनमें नाराजगी का सामना भी प्रशासन को करना पड़ा है। मतदाता नाराज नजर आए क्योंकि वो मतदान नहीं कर पा रहे। गौरीगंज के 62, 26 और 136 बूथ संख्या पर भी ईवीएम के खराब होने की खबर सामने आई है। तमाम अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी अमेठी से, जहां पर ईवीएम खराब हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। गौरीगंज में 62, 26 और 136 नंबर बूथ संख्या पर ईवीएम की खराबी सामने आई, जहां पर ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान बाधित हुआ और मतदाताओं में खासा रोष इस वजह से देखने को मिला, क्योंकि वो मतदान के लिए बूथ पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर ईवीएम की खराबी की वजह से वो मतदान नहीं कर पा रहे थे। अमेठी से ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो बूथ संख्या 300 पर ईवीएम खराब हुआ। गौरीगंज में 62, 26 और 136 बूथ नंबर पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो बाधित हुई ईवीएम खराब होने की वजह से, और वोट ना दे पाने की वजह से मतदाताओं में भी नाराजगी देखने को मिली। अमेठी से ये बड़ी खबर, जहां बूथ संख्या 300 पर ईवीएम खराब हुई। जब मतदाता घर से मतदान के लिए निकलते हैं, बूथ पर पहुंचते एक लंबा इंतजार करते हैं अपनी बारी का, और ऐसे में अगर ईवीएम खराब हो जाती है तो लोगों को काफी परेशानी, गुस्सा आना भी लाजमी है, क्योंकि व्यवस्था को लेकर तमाम दावे प्रशासन की तरफ से किए गए थे, आयोग की तरफ से किए गए थे कि मतदाताओं को किसी तरीके की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अमेठी गौरीगंज की एक खबर, जहां पर ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान बाधित हुआ और इससे मतदाताओं में खासा रोष देखने को मिला है। बड़ी खबर, अहम जानकारी अमेठी से। बूथ संख्या 300 पर भी जो है ईवीएम खराब हुई, उसकी वजह से भी काफी परेशानी मतदाताओं को झेलनी पड़ी है। काफी अहम सीट है अमेठी की, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, और ऐसे में वहां पर मतदाताओं में खासा उत्साह भी है कि वो मतदान के लिए पहुंचे। लेकिन जब मतदान केंद्र पर इस तरीके की समस्याएं सामने आती हैं तो मतदाताओं में रोष भी पैदा होता है, क्योंकि एक लंबा इंतजार वो अपनी बारी का कर रहे होते हैं मतदान करने के लिए। लेकिन ईवीएम की परेशानी की वजह से अगर मतदान नहीं कर पाते हैं तो मतदाताओं में रोष यहां पर देखने को मिल रहा है। अमेठी में बूथ नंबर 300 पर ईवीएम खराब हुआ है। तो वहीं गौरीगंज के भी तीन बूथ ऐसे हैं जहां पर ईवीएम की खराबी की खबर सामने आई है। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल अमेठी से हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, कई जगहों से ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है, मतदाता भी नाराज थे, क्या अब ये परेशानी सुलझा ली गई है? जी प्रतीक्षा जी, आपको बता दें कि अमेठी में जो है विधानसभा चुनाव है और ऐसे में 7 बजे से वोटिंग पड़ रही है, और यहाँ पे देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज, चाहे वो अमेठी में थी और कुछ और जगह थी जहाँ पे जो है वोटिंग पड़ रही थी, और वहाँ पे ईवीएम खराब होने का वो आया है। लेकिन फिलहाल उसको जो है समय रहते ही मौके पर जो है उसको सुधार लिया गया और मतदान चालू हो गया। जी मतदाताओं में रोष भी देखने को मिला था, क्या अब जो गुस्से में मतदाता थे उनको शांत करा लिया गया है? जी एकदम ठीक है। जैसे कि अमेठी में ही जो है बूथ संख्या 300 पर हमने देखा कि जो है वहाँ पे मतदाता गए और वो जो है
वोट डालने के लिए जब गए तो वहाँ पे ईवीएम नहीं चल रही थी, तो उनमें खासा नाराजगी देखने को मिली। लेकिन लगभग जो है 10 से 15 मिनट के अंदर जो है मशीन को पुनः चालू कर दिया गया, प्रशासन के द्वारा उसको फिर से बदल दिया गया और वहाँ पे जो है वो मशीन चालू हो गई, वो जो है पुनः वोट देके वहां से निकले। लेकिन कई ऐसी जगह थी जहाँ पे जो है ईवीएम खराब हुई और वो जो है वहाँ पे उसको बनाने में लंबा समय लग गया, तो जिससे वहाँ पे जो है उनसे नाराजगी देखी गई। जी राजकुमार, कई जगह पर साथ में एक दूसरी ईवीएम भी तो होती है, क्या उसका इस्तेमाल वहां पर नहीं हुआ? एक जो स्टोर में रखी जाती है ईवीएम, नहीं, स्टोर में जो रखी हुई ईवीएम थी उसको भी जैसे कि लाने में और उसको देखने में समझने में कहीं ना कहीं 10 से 15 मिनट लग जाता है, और उस 15 मिनट का वक्त भी कहीं ना कहीं जो ऑर्डर होते हैं उनके लिए लंबा हो जाता है। जी 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 जी, तो जिसके कारण उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिलती है। जी राजकुमार, बाकी व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो अमेठी में किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही है? क्योंकि चाहे ठीक है ये एक टेक्निकल इश्यू था जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, वैसी व्यवस्थाएं कैसी हैं सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, पूरी तरह से अमेठी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और उसके लिए बाहर से भी सैनिक बलों की व्यवस्था की गई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है अगर कोई भी विकलांग या उस तरह से व्यक्ति आता है उसके लिए जो है यहाँ पे व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है और पिंक बूथ बनाए गए हैं, बूथों को गुब्बारों से सजाया गया है और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से यहाँ पे पालन हो रहा है। मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स भी यहाँ पे पूरे से है। जी, तो ये कहा जा सकता है कि बाकी व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त हैं। अगर वोटर्स की बात करें तो किस तरीके का उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है? क्या वहां पर जो फीसद 9 बजे तक का था मतदान का, वो बढ़ने की उम्मीद है? क्या अब लोगों के आने का सिलसिला और तेज हुआ है? जी, अब देखने को ये दिखाई पड़ रहा है कि अब यहाँ पे अच्छी खासी लाइन लगी हुई है, महिलाएं उसमें भागीदारी दिखाई पड़ रही है, महिलाओं की प्राथमिकता है, कहीं ना कहीं महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और अब लंबी लाइनें लग गई हैं। और ये देखा जा रहा है जिस तरह से 9 बजे तक जो इसका यहाँ पे परसेंटेज था, लगभग 8 से 9 के बीच में परसेंटेज रहा है, वो कहीं ना कहीं दोपहर तक जो है पढ़ने की उम्मीद है। और इसमें जो है इसका सीधा अगर देखा जाए तो प्रशासन को जाता है श्रेय, क्योंकि प्रशासन ने पूरी तरीके से यहाँ पे मेहनत की है और लोगों को जागरूक किया है। तो कहीं ना कहीं अब की बार ये देखा जा रहा है कि पिछली 2017 के चुनाव की अपेक्षा अब की बार शाम तक जो इसका एवरेज आने वाला है वो कहीं ना कहीं अब की बार ज्यादा से ज्यादा होने की उम्मीद है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमेठी से तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। ईवीएम की खराबी की खबर सामने आई थी, लेकिन हालांकि अब उस परेशानी को सुलझा लिया गया है और अब जो मतदाता हैं वो बिना किसी परेशानी के वहां पर मतदान कर पा रहे हैं। देश की आधी आबादी यानी कि महिलाएं भी बड़े उत्साह के साथ अमेठी में वोट डालने के लिए पहुंच रही है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रही हैं वहां पर। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने अपडेट वहां पर पहुंचाई कि अगर कोई दिव्यांग वोटर वहां पर पहुंच रहा है तो उनके लिए व्हील चेयर की पूरी व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रों को बहुत अच्छे से सजाया गया है, तमाम सुविधाएं वहां पर है, साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन भी अच्छे से वहां पर हो रहा है। तो ये बड़ी खबर हमने आपको अमेठी से बताई थी जहां पर ईवीएम की परेशानी सामने आई थी, लेकिन अब उस परेशानी को सुलझा लिया गया है। तो मतदाताओं में खासा उत्साह इस चरण को देखने को मिल रहा है जहां पर मतदाता मताधिकार के इस्तेमाल के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं, सरकार चुनने में अपनी भागीदारी को तय कर रहे हैं। इस बीच में हमारे कार्यकारी संपादक अक्षय राय ने वहां पर मतदाताओं से खास बातचीत की, उनसे पूछा कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। सुनिए जरा इस खास बातचीत को। सुल्तानपुर सहित विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है और सुल्तानपुर में इस समय मतदान चल रहा है। सेल्फी पॉइंट ये है, यहाँ पर मतदान होने के बाद लोग सेल्फी पॉइंट पर अपना फोटो भी खिंचा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। दादा, किन मुद्दों पर आपने मतदान किया है? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। आपने बहुत चुनाव देखे होंगे, इस बार का चुनाव किस तरह से अलग दिख रहा है? ये बहुत निर्णायक है और देश और दिशा समाज की दिशा बदलने वाला है। अच्छा, कौन बदलेगा? बीजेपी बदलेगी। दादी, आपने किन मुद्दों पर मतदान किया है? क्या? किन मुद्दों पर मतदान किया है? क्या चाहिए आपको यहाँ पर? अरे यहाँ पर क्या चाहिए आपको?
क्या बताएं क्या। चलिए, तो साफ तौर पर है कि कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या मुद्दे होने चाहिए यहाँ पर, आपको लगता है क्या होने चाहिए सुल्तानपुर में? पहली चीज तो सड़क की समस्या यहाँ बड़ी है, जाम लगता है यहाँ पे बहुत। तो उस जाम के लिए जो है किसी भी सरकार को कम से कम चाहे वो बनाए चाहे वैसे रोड बनाए, उसकी ये समस्या मेन है। आप क्या क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए यहाँ पे? वास्तव में शिक्षकों की समस्या एक विकट समस्या है जिसको सरकारों ने जो है अभी तक तवज्जो नहीं दिया, खास करके कोई मुद्दे पे बोला ही नहीं। तो विकास के साथ साथ जब तक शिक्षक बैकबोन होता है सोसाइटी का, जब तक वो नहीं मजबूत होगा तब तक देश कैसे मजबूत होगा? हम केवल राष्ट्र के नाम पे ऐसे ही हवा में वोट नहीं कर सकते ना। ये मेन मुद्दा है, शिक्षक टॉप टू बॉटम, जब तक शिक्षक नहीं मजबूत होगा तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए कुछ लोगों से और चर्चा कर लेते हैं। मैडम, आपने मतदान कर लिया है, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा यहाँ पर है? बस सर विकास ही है और तो कुछ नहीं है। विकास होनी चाहिए। हाँ, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य? अरे वो तो है ही, लेकिन विकास भी है सारी पार्टीज के लिए। हाँ, तो साफ तौर पर है कि विकास मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार भी मुद्दा है। हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं। मतदान में अभी का मुद्दा तो ये होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और जातिवाद और धर्म भेद ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। एक स्वस्थ भारत का निर्माण होना चाहिए। स्वस्थ भारत का निर्माण होना चाहिए, ऐसा यहाँ के मतदाताओं का मानना है। कैमरामैन निहाल के साथ मैं अक्षय राय, FM न्यूज़ सुल्तानपुर। सुल्तानपुर सहित 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं में खासा उत्साह है। विकास के मुद्दे को लेकर यहां पर मतदाताओं की तरफ से वोट डालने की बात कही जा रही है। 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान जारी है और किस तरीके से मतदाताओं में ये उत्साह है, साथ ही साथ तमाम मुद्दों को लेकर वो बात करते हुए नजर आ रही हैं। तो मतदाताओं को आपने सुना कि किस तरीके से मतदाताओं में खासा उत्साह इस मतदान को लेकर है। साथ ही आपने जाना कि किस तरीके के मुद्दे वहां पर लोगों के बीच में जो लोग हैं वो मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और इन किन मुद्दों पर अब की बार वो मतदान कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों के चेहरे से यही साफ झलका कि वो विकास के मुद्दे को, शिक्षा को लेकर या सुरक्षा को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं। ये अब की बार बहुत सारे लोग ये कहते नजर आए हैं कि जातिवाद को नहीं, हम विकास के मुद्दे को लेकर मतदान करेंगे और मतदान कर भी रहे हैं। इसी बीच में लखनऊ से भी खास बातचीत सामने आई है, सुनिए जरा। विनोद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मतदान कर लिया है सर, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? उम्मीद आप देख नहीं रहे हैं, यहाँ शायद एक आध वोट गलती से पड़ जाए किसी और दल के पक्ष में। ये 100% ये आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नाम पे। अब किसी से पूछ लीजिए, यहाँ डबल इंजन की सरकार मतलब काम कर रही है, उसका इम्पैक्ट काम कर गई है। लोगों ने 5 साल 8 साल देखा है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये लोगों ने देख लिया। सुल्तानपुर में और कोई पार्टी नहीं? कहाँ, कब एक आध दो पिछली बार थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार वोटों से रह गई थी, तो इस बार देखिएगा वो भी 20,000 25,000 से जीतने जा रहे हैं बजरंगी भाई। सीएम बुलडोजर का भी चर्चा कर गए यहाँ पे। अरे भाई तो उनका निशान है उसी बुलडोजर का। 5 साल तो उन्होंने सदुपयोग किया और उन लोगों के खिलाफ जो बाकायदे अरबों उन्होंने अवैध रूप से धन अर्जित किया और करोड़ों के महल बनाए, तो ये योगी सरकार में नहीं चलेगा ना। अंतिम सवाल की आज अंतिम दिन है, आज मतदान कंप्लीट हो जाएगा, 10 मार्च को फैसला आ जाएगा, अपील क्या करेंगे मतदान? अपील मैं यही करूंगा कि एक तो इलेक्शन कमीशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लोकल प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को। उनकी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, ठीक हैं, और मैं यही मतदाताओं से करूंगा, एक मत का अधिकार आपको मिला है। 5 वर्षों में 8 वर्षों में आपने जो शासन देखा है
और उसके पक्ष में 100% मतदान करें। कल अखबार में यह है कि भाई सुल्तानपुर में 90-95% वोटिंग हुई है। ये मैं अपील करता हूं कि कल ये खबर मिलनी चाहिए। तो ये थे विनोद सिंह साहब, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। कैमरा निहाल के साथ मैं अक्षर राय, FM न्यूज़ सुल्तानपुर। विनोद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मतदान कर लिया है। तो सुना आपने कि मतदान के बाद किस तरीके से जो मतदाता हैं या फिर नेता हैं जो पहुंच रहे हैं मतदान के लिए, उनकी तरफ से बात की जा रही है। नेता दावा कर रहे हैं कि हम जीत हासिल करेंगे, मतदाता दावा कर रहे हैं कि हमने सही मुद्दों को लेकर अब की बार वोट डाला है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी नजर डाल लेते हैं कि इस बार क्या कुछ खास है। यूपी के रण में 5वें चरण में योगी सरकार के मंत्रियों की परीक्षा है। केशव प्रसाद मौर्य, राजेंद्र प्रताप और मोती सिंह पट्टी से जो है विधानसभा चुनाव में है। सिद्धार्थनाथ सिंह है इलाहाबाद पश्चिम से। नंद गोपाल नंदी हैं इलाहाबाद दक्षिण सीट से। तो ये बड़े वो चेहरे हैं जो 5वें चरण में जिन पर सबकी निगाहें हैं। रमापति शास्त्री हैं मनकापुर गोंडा से। तो ये योगी सरकार के वो मंत्री हैं जिनकी परीक्षा की घड़ी आज है। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर सीट से विधानसभा चुनाव में है और ऐसे में सबकी निगाहें इन बड़े चेहरों पर हैं। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से, कौशाम्बी की सिराथू सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह भी चुनावी मैदान में है। सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से हैं। ये खास बात इसलिए भी हो जाती है कि बीजेपी के जिस तरीके से पिछली बार का नतीजा रहा और इस बार मंत्रियों की साख दांव पर है, तो ये कहा जा सकता है कि आज का जो ये चरण है बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए है कि अगर इस बार हाथ से सीटें खिसकी तो शायद सत्ता का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूपी के चरण में 5वें चरण में किस तरीके से बड़े चेहरों पर दाव लगा है। अगर बात की जाए कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर आज चुनाव हो रहा है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज की। प्रयागराज, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, रायबरेली की भी एक सीट शामिल है। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी, ये वो जिले हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। इस चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 61 विधानसभा सीटों पर 693 उम्मीदवार मैदान में हैं और थर्ड जेंडर 1752 ऐसे मतदाता हैं जो मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये सभी चीजें एक तरफ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बड़े चेहरे सिर्फ बीजेपी के नहीं बल्कि तमाम और पार्टियों के भी, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, योगी सरकार में मंत्री मोती सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सिद्धार्थनाथ सिंह, रमापति शास्त्री, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की किस्मत दाव पर है। तो कांग्रेस की आराधना मिश्रा, मोना और जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें राजा भैया के नाम से भी लोग जानते हैं, अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल, इन तमाम नेताओं की किस्मत का फैसला आज उनकी प्रतिष्ठा दाव पर है। जनता जनार्दन को करना है, मतदाताओं को करना है, मताधिकार का इस्तेमाल कर वो इन सभी की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद कर देंगे। फैसला 10 मार्च को आना है। फैसले की घड़ी 10 मार्च को है और उस दिन पता लगेगा कि किसके हाथ में जो है, किसके सर पर जीत का सेहरा सजा है और किसको हार का सामना करना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये है कि आप इन जो मतदान करने जा रहे हैं, इन उम्मीदवारों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जिन चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर है, संजय सिंह है अमेठी से, अनुपमा जायसवाल बहराइच सीट से उम्मीदवार हैं। अगर 9 बजे तक के मतदान की बात की जाए तो 8.2% मतदान 0.2% मतदान हुआ है, जो कि पिछले चरण के मतदान से, जो कि 9 बजे तक के आंकड़े आए थे 9% आए थे, उससे कम है। लेकिन उम्मीद ये है कि अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा, 10:30 बजे का वक्त हो गया है और जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये आंकड़े बढ़ेंगे, फीसद बढ़ेगा, क्योंकि लोग घरों से बाहर, मौसम बदलने की वजह से भी लोग कम घरों से अभी तक बाहर निकले हैं, ठंड बढ़ गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोग मतदान के लिए, मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचेंगे। उम्मीद यही है। अगर 5वें चरण की बात करें तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मैदान में है और उन्होंने 5वें चरण के बीच कौशाम्बी में अपने आवास पर पहले सुबह सुबह जो है पूजा अर्चना की, उसके बाद उन्होंने वोट डाला। अगर आपको बताएं कि किस तरीके से उनकी तरफ से अखिलेश पर भी निशाना साधा गया, सपा अध्यक्ष पर भी जो है निशाना साधते हुए उन्होंने बयानबाजी की। अगर बात की जाए
उप मुख्यमंत्री सिराथू निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि मेरा मानना है कि सिराथू के लोग कमल खिलाएंगे और सिराथू के बेटे को बड़े अंतर से जीत दिलाएंगे। बीजेपी सरकार यूपी के 24 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है, इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि कमल खिलाना है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 10 मार्च को लोगों के आशीर्वाद से अहंकार के आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाले अखिलेश यादव की साइकिल बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। उनकी साइकिल पहले सैफई के लिए उड़ी थी, अब बंगाल की खाड़ी में जाएगी। तो ये बयानबाजी भी चुनाव के दौरान जारी है। लगातार जो बयान इस तरीके की बयानबाजी भी हो रही है। इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर लोगों से कहा था कि लोकतंत्र के इस पर्व का आज 5वां चरण है। सभी मतदाताओं से निवेदन है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपना कीमती वोट जरूर दें। तो मतदान शुरू हुआ, 7 बजे मतदान शुरू हो गया था, जहां पर 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों में मतदान हो रहा है। इस चरण में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा जैसे दिग्गज मैदान में हैं। तो ये बड़े बड़े चेहरे आज मैदान में हैं। ऐसे में सबकी निगाहें इनके ऊपर बनी हुई हैं। तमाम नेताओं की तरफ से वोट की अपील की जा रही है। और इस बीच में अगर आप बात करें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और दस्यु सम्राट ददुआ के बेटे वीर प्रताप सिंह की, जिन्होंने कहा कि मेरे पिता डाकू थे, इसमें क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी। मैं 2005 से लोगों के हित में काम कर रहा हूं। हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ के आदिवासी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की केंद्र से मांग करेंगे। जिस जाति को मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति माना जाता है उसको यूपी में वंचित किया गया है। किसी के नाम पर नहीं, इस बार बेरोजगारी और किसान के मुद्दे पर जनता वोट डाल रही है। बता दें कि यूपी के चित्रकूट बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ ही मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके में शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ के 3 दशकों तक उन्होंने राज किया। और आज यहाँ पर मतदान हो रहा है और ऐसे में प्रत्याशी अपनी तरफ से जनता के बीच में जाकर कह रहे हैं कि अगर मेरे पिता डाकू थे तो मेरा इसमें दोष क्या है। अब वहीं 5वें चरण के मतदान के दौरान प्रतापगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार आराधना मिश्रा ने संग्रामगढ़ में मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट दिया। वहीं मायावती की अगर बात करें तो मायावती ने ट्वीट किया कि यूपी के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर आज 5वें चरण की हर पोलिंग बूथ को जिताना है वाली बीजेपी को बीएसपी को सत्ता में लाना है कि प्रतिज्ञा और जिद के साथ वोटिंग करते रहना जरूरी, ताकि द्वेष, पक्षपात, उन्माद और तानाशाही से मुक्ति यहां सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बन सके। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया। वहीं संजय सिंह जो कि अमेठी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार हैं, डॉक्टर संजय सिंह अपनी पत्नी अमिता के साथ सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उनके लिए कोई चुनौती नहीं है, जो बसपा और कांग्रेस का हश्र है वही सपा का होगा। प्रियंका गांधी को गलतफहमी है कि वो महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हैं। अखिलेश यादव को गलतफहमी है कि वो चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुबह से रात तक रोती है, लेकिन उनके पति गायत्री प्रजापति को जनता जेल से नहीं छुड़ा सकती। गायत्री प्रजापति ने जो कहर अमेठी में ढाया उसको जनता नहीं भूल सकती। इस बार बीजेपी को 250 से 300 सीटें मिलेंगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं प्रयागराज में बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपना मतदान किया था। उन्होंने भी कहा कि सरकार हमारी ही बनेगी, हम 300 से ज्यादा सीटें जो है जीतने जा रहे हैं, उसकी उम्मीद हम कर रहे हैं। और अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत ज्ञानदास और अन्य संतों ने भी वोट डाला। प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने इस बार कहा कि इस बार हम कुंडा समेत प्रतापगढ़ की 7 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम 300 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। कई बार जब प्रशासनिक कार्य में अधिकारी अड़चन आती है तो विधायक जनप्रतिनिधि होने के कारण धरने पर भी बैठना पड़ता है। इस चुनाव में बीजेपी दमदार प्रदर्शन करेगी, ये बात उनकी तरफ से कही गई। 9 बजे तक के प्रतिशत की बात करें तो 8.02% वोटिंग 9 बजे तक हुई है। अगर बड़े चेहरों की बात करें तो यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, योगी सरकार में मंत्री मोती सिंह, नंद गोपाल नंदी, सिद्धार्थनाथ सिंह, रमापति शास्त्री, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की किस्मत दांव पर है। तो वहीं कांग्रेस की आराधना मिश्रा और मोना जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया चुनावी मैदान में हैं। अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल की किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगा।
प्रयागराज, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, रायबरेली, प्रतापगढ़, बाराबंकी जिले में वोटिंग हो रही है। इस चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इन 61 सीटों पर 693 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो लगातार मतदाता मताधिकार के इस्तेमाल के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं। इस बीच में हमारे कार्यकारी संपादक ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ लोगों ने वहां पर कहा है, सुनिए जरा। सुल्तानपुर सहित 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है और सुल्तानपुर में इस समय मतदान चल रहा है। सेल्फी पॉइंट ये है, यहाँ पर मतदान होने के बाद लोग सेल्फी पॉइंट पर अपना फोटो भी खिंचा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। दादा, किन मुद्दों पर आपने मतदान किया है? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। आपने बहुत चुनाव देखे होंगे, इस बार का चुनाव किस तरह से अलग दिख रहा है? ये बहुत निर्णायक है और देश और दिशा समाज की दिशा बदलने वाला है। अच्छा, कौन बदलेगा? बीजेपी बदलेगी। दादी, आपने किन मुद्दों पर मतदान किया है? क्या? किन मुद्दों पर मतदान किया है? क्या चाहिए आपको यहाँ पर? अरे यहाँ पर क्या चाहिए आपको? क्या बताएं क्या? चलिए, तो साफ तौर पर है कि कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। क्या मुद्दे होने चाहिए यहाँ पर, आपको लगता है क्या होने चाहिए सुल्तानपुर में? पहली चीज तो सड़क की समस्या यहाँ बड़ी है, जाम लगता है यहाँ पे बहुत। तो जाम के लिए जो है किसी भी सरकार को कम से कम चाहे वो बनाए चाहे वैसे रोड बनाए, उसकी ये समस्या मेन है। आप क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए यहाँ पे? वास्तव में शिक्षकों की समस्या एक विकट समस्या है, जिसको सरकारों ने जो है अभी तक तवज्जो नहीं दिया, खास करके कोई मुद्दे पे बोला ही नहीं। तो विकास के साथ साथ जब तक शिक्षक बैकबोन होता है सोसाइटी का, जब तक वो नहीं मजबूत होगा तब तक देश कैसे मजबूत होगा? हम केवल राष्ट्र के नाम पे ऐसे ही हवा में वोट नहीं कर सकते ना। ये मेन मुद्दा है, शिक्षक टॉप टू बॉटम, जब तक शिक्षक नहीं मजबूत होगा तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए कुछ लोगों से और चर्चा कर लेते हैं। मैडम, आपने मतदान कर लिया है, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा यहाँ पर है? बस सर, विकास ही है और तो कुछ नहीं है। विकास होनी चाहिए। हाँ। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य? अरे वो तो है ही, लेकिन विकास भी है सारी पार्टीज के लिए। हाँ, तो साफ तौर पर है कि विकास मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार भी मुद्दा है। हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं। क्या मुद्दा है मतदान में? अभी का मुद्दा तो ये होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और जातिवाद और धर्म भेद ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। एक स्वस्थ भारत का निर्माण होना चाहिए। स्वस्थ भारत का निर्माण होना चाहिए, ऐसा यहाँ के मतदाताओं का मानना है। कैमरामैन निहाल के साथ मैं अक्षर राय। तो आपने सुना कि मतदाताओं ने इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है। ज्यादातर मतदाताओं का ये कहना है कि इस बार विकास को लेकर मतदान किया गया है। तमाम और ऐसे मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा हो, सुरक्षा हो, इन मुद्दों को लेकर मतदान किया गया है। इस बीच में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वोट करते समय जरूर याद रखें कि आपका एक वोट प्रदेश में तरक्की में, युवाओं के रोजगार में, किसानों की भलाई, महिला सशक्तिकरण और जनता के हित में नीतियां बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपका वोट राजनीति में बदलाव आ सकता है, जिम्मेदारी से वोट करें। और हम भी आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ वोट करें। कई जगह से ईवीएम खराब होने की शिकायतें भी आई। सपा की तरफ से प्रतापगढ़ में जो है जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया गया है, ये कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रतापगढ़ जिले की विधानसभा कुंडा में 246 की बूथ संख्या 367 पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के कार्यकर्ता बूथ कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतदाताओं को मतदान करने से रोक रहे हैं। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन तत्काल संज्ञान ले, ये सपा की तरफ से आरोप लगाया गया है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर इस तरीके के ट्वीट हर एक चरण में देखने को मिली है। लगातार उनकी तरफ से ट्वीट करते जो है ट्वीट का सिलसिला सोशल मीडिया पर जारी रहता है हर एक चरण में, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अगर कौशाम्बी की वोटिंग की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में मतदान हो रहा है।
इस चरण में अवध और पूर्वांचल में 12 जिलों की 61 सीटें जो हैं वो दांव पर हैं। सुबह 9 बजे के मतदान की बात करें तो 8.02% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग कौशाम्बी में 11.40% हुई। अयोध्या में 9.44% मतदान हुआ। सबसे कम वोटिंग बाराबंकी में हुई है, जहां पर 6.20% वोट पड़े हैं। तो आपको बता दें कि इस बार अभी तक 9 बजे तक के वोटिंग के फीसद में कौशाम्बी जो है वोटिंग में बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। अमेठी की बात करें तो अमेठी में 8.65%, रायबरेली में 7.48%। रायबरेली की सलोनी सीट पर जो है मतदान हो रहा है। सुल्तानपुर की अगर बात करें तो सुल्तानपुर में 8.58%, चित्रकूट में 8.78% मतदान, प्रतापगढ़ में 7.75%। तो लगातार जिस तरीके से मतदान का फीसद बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, अभी तक के अगर 9 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो वोटिंग में कौशाम्बी में बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 11.40% अभी तक मतदान वहां पर हुआ है। इसी बीच ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अरुण कुमार जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ यहाँ पर, ज्यादा चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अरुण जी आपका FM न्यूज पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। अगर अभी तक के मतदान की बात करें 9 बजे तक, जैसे पिछले चरण की अगर बात करें तो 9% के करीब मतदान हुआ था और अब 8% के करीब मतदान हुआ है। हालांकि आज मतदान की जो गति है वो थोड़ी ढीली नजर आ रही है 9 बजे तक के आंकड़ों में, लेकिन कौशाम्बी में मतदान जो है बाकी जिलों के अकॉर्डिंग ज्यादा नजर आ रहा है। कौशाम्बी में 11.40% मतदान हुआ है। किस तरीके से इस बढ़ते फीसद को देखेंगे? देखिए अभी तो 9 ही बजा है, ये चुनाव तो 5 बजे तक वोटिंग होनी है, तो आई डू होप कि परसेंटेज बढ़ेगा। अब ऑन एवरेज ये है कि पिछले चुनावों से इस बार ये देखने को मिला है कि मतदान का प्रतिशत कम रहा है पिछले चुनाव की तुलना में। जी लेकिन अभी पूरा दिन बाकी है। अभी के हिसाब से 8% या 11% जैसा जो खबर भी मिली है 9 बजे तक, तो ये बढ़ेगा अभी। और जिन इलाकों में ये 5वें फेज में चुनाव हो रहा है, सचमुच ये चुनाव सभी दल के लिए ये जो सब सर्वाधिक सीट इस फेज में पड़ रहा है, सब सीटों के लिए चुनाव हो रहा है जी। और आपको याद होगा कि इस फेज में हर फेज में अभी जो पिछले 4 फेज हुए और फिर इस फेज में बीजेपी जितनी सीट जीती हुई थी, तो उस हिसाब से उसको फिर अपनी सीट की जीत को बरकरार रखना है। और ये सभी अधिक ये धार्मिक क्षेत्र है, मठ मंदिर जो कहिए कि बीजेपी का जो एक एसपी का इलाका होता है, इन क्षेत्रों में चुनाव है, तो मुझे लगता है मतदान का रुझान बढ़ेगा। निराश होने की जरूरत नहीं है। और हम अपने चैनल के माध्यम से भी मतदाताओं से अपील करते हैं कि घर में अभी नाश्ता छोड़ के भोजन तैयार भी हो रहा, तो आगे मतदान करें, पहले ये मताधिकार का प्रयोग करें जी। और ये लोकतंत्र के लिए बड़ी ताकत होती है। तो अभी ये जो रुझान बढ़ेगा, अभी ये तो 58-57% तो आप देखे होंगे कि हर फेज में होता रहा जी। तो अभी पूरा दिन बाकी है, अभी रुझान बढ़ेगा जी। बिल्कुल पूरा दिन बाकी है और उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे। अगर इस चरण की बात की जाए, जैसे पूर्वांचल हो गया, अवध हो गया, अब ये 12 जिलों की जो ये 61 सीटें हैं, इन पर कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जिनकी साख आज दांव पर है। चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, चाहे तमाम ऐसे बड़े और नेताओं की बात करें, कांग्रेस नेता की बात करें या बीजेपी की, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी आज साख दांव पर। किस तरीके से देखेंगे, कितना महत्वपूर्ण ये चरण रहने वाला है सभी पार्टियों के लिए? मैं ये मानता हूँ कि ये चरण जो है, ये इसी चरण में जिसका प्रभुत्व कायम होगा वो सत्ता की चाबी के करीब होगा जी। ये फेज इस बात का है, इसलिए कि 212 सीटों के लिए चुनाव हो गए। 57% 403 विधानसभा वाली सीट में 212 के चुनाव हो गए हैं और 61 सीट के लिए चुनाव हो रहा है। इस फेज में जिसका प्रभुत्व होगा वो सत्ता की चाबी के करीब होगा। तो इस अर्थ में पार्टियों के लिए, खासकर समाजवादी पार्टी, भाजपा और उसके सहयोगी दल अपना दल, इसी तरह से बसपा और कांग्रेस, सबके लिए ये फेज बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये तो सपा के लिए है कि अपनी जीत, भाजपा के लिए अपनी जीत दोहराने की है जी। सपा के लिए है कि अपनी पूरी प्रतिष्ठा की वापसी के लिए है। कांग्रेस तो जो ये इस फेज में चुनाव हो रहा है, इसमें कभी एक जमाने में आपको याद होगा कि फूलपुर से जवाहरलाल नेहरू प्रतिनिधित्व करते थे,
कांग्रेस तो अपने पहचान के लिए लड़ाई लड़ रही है जी, और इसमें इस चुनाव उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के लिए, बसपा के लिए तो देखिए सब ऑलमोस्ट इस क्षेत्र में जो अवध और यहाँ जो चुनाव हो रहा है उसके बड़े नेताओं ने दल छोड़ दिया है, तो नए चेहरों के साथ भाजपा बीएसपी उतरी है, तो उसको भी अपनी वो पहचान के लिए, अपनी कोई प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ना है जी। तो ये इस स्टेज का चुनाव, डिप्टी सीएम का चुनाव इस स्टेज में है, राजा भैया का चुनाव इस स्टेज में है, और सभी इसलिए नेताओं के लिए भी जी और दलों के लिए, दोनों के लिए चुनाव की फेज का जो है, ये जैसा मैंने आपसे कहा कि इस चुनाव में जिसकी बढ़त होगी, यदि भाजपा इस चुनाव में पहले की तरह जीत कायम रखती है अपनी, स्वाभाविक तौर पर है कि सत्ता की चाबी के करीब होगी, वो मैंने बहुत कंफर्ट हो जाएगा ये चुनाव। फिर कमिंग 6 स्टेट और पूर्वांचल का चुनाव तो यो ही मानते हैं कि उसमें बीजेपी का प्रभुत्व वाला चुनाव, और ये फेज भी जो हमें लगता है कि जब सभी जगह मठ मंदिरों का ये जो भाजपा का ये कोर वोटर जिसको आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस वाला ये कंस्टिट्यूएंसी है, तो बीजेपी के लिए तो ये चुनाव सर्वाधिक इस रूप में है कि पिछले चरणों में जो कही रही है कि सपा से बराबरी का चुनाव रहा है फर्स्ट फेज में, जहां आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के कारण यादव, फोर्थ फेज हुआ यादव वेल के कारण, ये इस तरह का जो फेज रहा है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनाव ये 5वां फेज का मैं मानता हूँ। जी, जैसे हम बड़े चेहरों की बात कर रहे थे, प्रतापगढ़ से जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं कि वहां पर कुंडा विधानसभा में बूथ कैप्चरिंग का आरोप भी सपा की तरफ से लगाया गया है, राजा भैया के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर। तो जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी हर एक चरण की बात करे, सिर्फ इस चरण की नहीं, लगातार ट्वीट के जरिए हो, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर ट्वीट कर रही है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रही है ऐसे मुद्दों को लेकर। देखिए सपा के लिए स्वाभाविक, और आपको याद होगा पिछला चुनाव में सत्ता में रहते हुए सपा की सत्ता चली गई जी। तो ये चुनाव तो जो अभी अखिलेश पहली बार अभी लोकसभा के सदस्य हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, चीफ इनिशियल कैंडिडेट है, और एक जो परसेप्शन बना है कि चुनाव सपा और बीजेपी के बीच के सीधे ही चुनाव है। अब कुंडा से जहां तक आप बात की तो आपको याद होगा कि चुनाव के पहले ही कैंडिडेट ने, जो विपक्ष का कैंडिडेट है, वो जान का खतरा है, इस तरह की बातें सुन रही, जो होता है साइकोलॉजिकल वार होती है। और अभी ये जो बात आप जानते हैं कि इस चुनाव में कहीं जो पार्टी ईवीएम की खराबी का करने लगे वोटिंग के बाद कहे कि ईवीएम में ये गड़बड़ी हो गई, तो एक संकेत जाता है कि लगता है वो पार्टी लूजिंग एंड में। तो अभी सपा के लोग अभी जो ये बात कर रहे हैं बूथ कैप्चरिंग, तो ऐसे भी कुंडा से जहाँ राजा भैया की कंस्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ एक बाहुबली और एक अलग समा बना हुआ है दूसरे क्षेत्र की तुलना में। ऐसी शिकायतें मिलेंगी, अभी तो चुनाव आयोग को देखना है, ऐसी कई शिकायत मिलती है तो चुनाव आयोग फौरन उसको नोटिस लेता है और फिर वो कार्रवाई करता है जी। तो इससे कोई खास होगी, ये तो छिटपुट इस तरह की बातें होंगी जी। अगर सिराथू सीट की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य जो है वो मैदान में है, किस तरीके से उस सीट पर देखेंगे, क्या समीकरण वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी, आपको याद होगा कि कभी चीफ मिनिस्टर के ही कैंडिडेट थे, आज नहीं आते चीफ मिनिस्टर, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं होते, तो एक दावर रहता है बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और वो तो लोग मानते हैं, जो हमें फीडबैक है, हालांकि सपा ने वहाँ कोई जो कैंडिडेट दिया है वो कंस्टिट्यूएंसी जैसी है, उस हिसाब से कैंडिडेट तो उनका भी कैंडिडेट फेस से नाम चीफ कैंडिडेट है, तो वो कंटेस्ट तो वहाँ दिखेगा ही, नेचुरल है कि कंस्टिट्यूएंसी में बराबर की लड़ाई है वहाँ। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य उनकी कंस्टिट्यूएंसी इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, केशव प्रसाद मौर्य वहाँ लड़ रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी में सरकार में सेकेंड मैन है, स्वाभाविक रूप से। अब अभी तो नतीजा के संबंध में समय के पहले कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन पूरे प्रदेश और देश की निगाह टिकी है कि केशव प्रसाद मौर्य, बिल्कुल। और उसके साथ साथ अरुण जी, उसके साथ साथ कई ऐसे और मंत्री भी हैं योगी सरकार के जो आज चुनावी मैदान में हैं, उन पर भी निगाहें रहेंगी, चाहे मोती सिंह हो, नंद गोपाल गुप्ता नंदी हो, सिद्धार्थ नाथ सिंह हो, रमापति शास्त्री, चंद्रिका प्रसाद, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके साख आज दांव पर है, इनके साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ। जी, इसीलिए मैंने कहा कि ये फेज जो है ना सरकार के लिए, इसलिए कि सरकार के 6 मंत्रियों का आज की प्रतिष्ठा दांव पर है, उनकी तकदीर आज, चुनावी तकदीर आज तय होनी है, ईवीएम में कैद होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि 5वां फेज का जो चुनाव है वो
न सिर्फ पार्टी के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए भी इसलिए कई नामचीन चेहरे हैं जी। ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि 61 सीट, मतलब ये फेज में सबसे सर्वाधिक सीट वाला ये फेज है और 50 से अधिक सीटें यदि आप सहयोगी दल से जोड़ेंगे तो 50 सीट जीती हुई है बीजेपी की। 10 सीट विपक्ष को पिछली बार मिली है, तो जीत तो रहने वाला। इसलिए चुनाव तो स्वाभाविक रूप से ये चुनाव पर्सनालिटी के लिहाज से भी इस सरकार के 6 मंत्री इस चुनावी फेज में, चुनावी जंग में हूँ आज के इस फेज में, तो पूरे प्रदेश की निगाह टिकी हुई है कि 5वां फेज जो मैंने कहा कि सत्ता की चाबी करीब होगा उसको, जो 4 फेज है वो जो एक पोजीशन बनना सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी ये फेज तय करने वाला है जी। तो बहुत जरूरी आज का ये चरण है और मतदाताओं से हम भी बार बार यही अपील करते हैं कि आपका मत बहुत जरूरी है, वो पहुंचे। बहुत शुक्रिया अरुण जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही अच्छे से आपने चर्चा का हिस्सा बनकर ये समझाया कि किस तरीके से आज का ये चरण बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आपको बता दें कि आज 61 विधानसभा सीटों पर मतदान हो है। बहुत खास ये मतदान रहने वाला है क्योंकि आज बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता हैं जो चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज मतदाताओं को करना है। चाहे बीजेपी के नेताओं की बात की जाए या कांग्रेस के आराधना मिश्रा मोना, जनता सत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिन पर सपा की तरफ से कई आरोप अभी भी फिलहाल लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, तो वहीं अपना दल अमेरावादी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल की किस्मत का फैसला भी होना है। तो ये बड़े चेहरे, तमाम चेहरे जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। तो आज का ये चरण जो है वो बहुत खास है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीजेपी के 6 ऐसे नेता हैं जो बड़े मंत्री हैं योगी सरकार में, डिप्टी सीएम, मंत्री, तो उनके चेहरों पर आज जो दाव लगा हुआ है। ये बड़े चेहरे जिनकी प्रतिष्ठा आज जो साख है वो दाव पर है और ऐसे में मतदाताओं से बार बार हम अपील करते हैं कि आज का ये चरण बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए अपने घरों से बाहर निकले और वोट जरूर करें। और तमाम अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।